गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भावना बाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो आरो पुस्तक का चैप्टर है जामुन का पेड़, जिसको लेखक कृष्णचंद्र ने लिखा है और बड़ी सुंदर शायरी के द्वारा इन्होंने इस रचना को प्रारंभ किया है। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। तो कहीं ना कहीं उस लेसन से इसका रिलेशन है। जो अपना पाठ है उस पाठ के अंदर इन्होंने जो मुद्दा उठाया, जो जिस प्रकार का इशू है, वो कहीं ना कहीं शायरी द्वारा भी समझा जा सकता है। शायरी में क्या बोलते हैं कि मौत तो बेरहम होती ही है, मतलब मृत्यु जो है वो कभी किसी पर दया नहीं करती। मौत के समय मौत यदि दया करने लग जाए लोगों के ऊपर तो किसी की मौत आए ही नहीं। लेकिन आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है कि अस्पताल की गलती से और हॉस्पिटल के असंवेदनशील रवैये से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वहां ब्लेम जो है मौत के ऊपर से हट जाता है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स के ऊपर आ जाता है। तो बड़ी सुंदर बात के द्वारा इन्होंने अपने जो विचार है रखे हैं। कृष्णचंद्र ने जो रचना जामुन का पेड़ लिखी है उसका अपन यदि संक्षिप्त रूप से परिचय लें तो बड़ी सुंदर रचना है। यद्यपि इसके अंदर हास्य का प्रयोग कृष्णचंद्र ने किया है और व्यंग्य रचना भी ये मानी जा सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि हास्य और व्यंग्य दोनों का यदि समावेश हो तो वो रचना बड़ी सुंदर बन जाती है। यद्यपि यहां एक दुख और दर्द की भी बात है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर देश को आजाद हुए लगभग 70 साल से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रणाली, यदि पॉलिटिक्स की बात करें तो डर्टी पॉलिटिक्स की बात होती है। राजनीति के अंदर जो आचरणहीनता और जो संवेदनहीनता है उसकी बात तो गाय बेगाय हम सुन लेते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं कि पॉलिटिशियन भोली भाली जनता की वोट ले लेते हैं और उसके बाद वादा खिलाफी करते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो प्रशासनिक है सिस्टम, उसके अंदर कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफी मैच्योर्ड लोग होते हैं, काफी अच्छे लोग माने जाते हैं। लेकिन ये जो जामुन का पेड़ रचना अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर सचिवालय नाम से स्टार्टिंग होगी। सरकार के छोटे बड़े बहुत सारे कार्यालय होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सचिवालय सबसे बड़ा जो कार्यालय, शासन का सबसे बड़ा पार्ट, जिसको अंग्रेजी में सेक्रेटेरिएट बोला जाता है, और सचिवालय सबसे बड़ा प्रशासन का अंग माना जाता है। तो अपन इस कहानी का स्टार्ट करें कि एक्चुअल में होता क्या है कि सचिवालय का एक लॉन बना हुआ है। लॉन का मतलब एक छोटा बगीचा होता है किसी बड़े कार्यालय में या घरों के आगे बने होते हैं। वहां जामुन आप लोग जानते ही है। अब आपको पता चलेगा कि जामुन का पेड़, इसका शीर्षक क्यों रखा गया है। जब आप उसका पूरा जो डेफिनेशन समझ लेंगे, इसकी जो मैं आपको व्याख्या बता रहा हूं वो समझ लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम जो है जामुन का पेड़ क्यों रखा गया है। अब एक्चुअल में यहां होता क्या है कि सचिवालय के लॉन के अंदर एक बहुत पुराना पेड़ होता है जामुन का। और आप जानते हो जामुन खाने के अंदर बड़ी टेस्टी, रसीली और स्वास्थ्यवर्धक तो होती है, लेकिन खाने के अंदर भी काफी स्वादिष्ट मानी जाती है। तो एक बहुत तेज तूफान आता है, आंधी आती है, और उस आंधी के अंदर वो जामुन का पेड़ जो है उस लॉन के अंदर गिर जाता है। बदकिस्मती से एक व्यक्ति, अब आप देखो पुराना पेड़ था, जितना बड़ा पुराना कोई पीपल का पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, या कोई भी वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, वो बड़ा ही होता है। तो ये एक बहुत पुराना पेड़ था, बहुत ही ओल्ड, मतलब काफी समय पहले का पेड़ था, बहुत बड़ा तना था। तो उस जामुन के पेड़ जैसे गिरता है उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। ये बात सबसे पहले माली देखता है। जो लॉन का पौधे हैं, जो घास इत्यादि है, दूब इत्यादि है, उनको पानी पिलाता है, जो केयर करता है वो माली। तो माली सबसे जाकर के इस बात को बताता है। सबसे पहले वो चपरासी को बताता है, चपरासी सचिवालय के क्लर्क को बताता है, क्लर्क हेड क्लर्क को बताता है, हेड क्लर्क है उससे अपने बड़े ऑफिसर्स को बताता है। इस तरह चैन बनती है कि माली के द्वारा बताई हुई बात कि लॉन के अंदर जामुन का पेड़ गिर चुका है और उसके नीचे एक आदमी दब चुका है। और माली बेचारा दयालु था, उसको बड़ी दया आई और वो बात जो है सचिवालय की कर्मचारियों के आगे पहुंचा देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लर्क से लेकर काफी बड़े ऑफिसर्स तक ये बात पहुंची,
लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। एक के बाद एक वहां इकट्ठे होते गए, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि उस व्यक्ति को उस पेड़ के नीचे से निकाला जाए। आप देखिए कितनी संवेदनहीनता, कितनी इंसानियत मर चुकी है। इस बात का हो सकता है काल्पनिक हो रचना, लेकिन ऐसा आमतौर पर देखा जाता है। ऐसा उदाहरण हमारे सामने इस तरह भी आते हैं कि कोई दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना, उसके अंदर कोई व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है, वो पड़ा कराता है, लोग आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको वीडियो बनाते हैं, तरह तरह से वार्तालाप करते हैं, संवेदना जताते हैं, बेचारा ऐसे हो गया, बेचारा ऐसे हो गया, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। ठीक इसी तरह का घटनाक्रम वहां उस सचिवालय के लॉन के अंदर होता है। एक माली को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने किसी प्रकार से उसके प्रति संवेदना जताई हो। अब जो वहां के कर्मचारी सचिवालय के इकट्ठे हुए, वे लोग अफसोस जता रहे थे, लेकिन अफसोस किस बात का जता रहे हैं? ये नहीं जता रहे कि बेचारा आदमी जो है उस जामुन के पेड़ के नीचे दब गया। वे लोग अफसोस इस बात का जता रहे हैं कि कहीं न कहीं कितनी ज्यादा दिक्कत हो गई कि वो व्यक्ति जो है किस प्रकार से उसके जो है नीचे दबा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कितना भयंकर तड़प रहा है, करा रहा है। वो सब ये दुख जता रहे, पीड़ा जता रहे कि कितना पुराना पेड़ था, इसकी जो जामुनें कितनी रसीली होती थी, हम बैग्स भर भर के घर ले जाते थे और बच्चे हमारे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि बेचारा ये आदमी दबा पड़ा है, इसको कैसे निकाला जाए। कोई भी व्यक्ति इस बात की चिंता प्रकट नहीं करता कि किस प्रकार से इसके जो है जीवन बचाया जाए। सब लोग जो है केवल यही चिंता जाहिर करते हैं कि जामुन का पेड़ है, ये गिर गया, अब हम जामुन कैसे खाएंगे। तो इस प्रकार वो कर्मचारियों की संवेदनहीनता नहीं। आप आगे देखोगे इसके अंदर अंग्रेजी शब्दों का भयंकर प्रयोग है। जब कर्मचारियों से बात आगे बढ़ती है तो विभिन्न डिपार्टमेंट तक वो बात पहुंचती है। देखिए आप, ये जो जहां पर पेड़ गिरा था वो सचिवालय, सचिवालय से फाइल अलग अलग विभागों में ट्रांसफर होती है, कहां कहां जाती है। कुछ विभागों के नाम यहां पर आपके आएंगे। कृषि विभाग है, उसके बाद आपके जो है हॉर्टिकल्चर विभाग है, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग है, उसके बाद ये जो है जाएगी विदेश विभाग के। करते 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 3-4 दिन तक ये फाइल चलती रहती है और एंड में पता ये चलता है, रहस्योद्घाटन होता है कि ये जो जामुन का पेड़ था कई वर्षों पहले पिटोनिया नाम का एक कंट्री है, काल्पनिक नाम दिया हुआ है, हो सकता है पिटोनिया नाम का कोई कंट्री हो ही नहीं हो, उस देश का प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट बन करके इंडिया में आया था और उस व्यक्ति ने मुख्य अतिथि होने के नाते इस पेड़ को भारत के अंदर लगाया था। तो अब हटाने को लेकर के सब विभागों से फाइल जब अंतिम विदेश विभाग में पहुंचती है तो विदेश विभाग भी यह कह करके जो है फाइल को टाल देता है कि यदि हमने पिटोनिया के उस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से पूछे बिना इस फाइल को हटा लिया तो स्थिति ऐसी बदतर हो जाएगी कि उस देश से रिश्ते जो है हमारे खराब हो जाएंगे। तो ये सोच करके फाइल फिर अटक जाती है। फिर 1-2 दिन तक वहां से विदेश विभाग उस फाइल को लेकर के वहां पिटोनिया देश से अनुमति ली जाती है, वहां से अनुमति मिल जाती है। उसके बीच एक बहुत ही रोचक घटनाक्रम होता है, बड़ा ही इंटरेस्टेड जो है रहस्य उद्घाटन होता है कि वो जो नीचे दबा हुआ व्यक्ति है वो अपने दर्द को छांटने के लिए कोई शायरी बोलता है कि तब तक हम खाक हो जाएंगे, तगाफुल नहीं करोगे माना, लेकिन तब तक हम खाक हो जाएंगे। मतलब वो बताना चाहता है कि आपकी फाइल तो जैसे तैसे टाइम के साथ पूरी हो जाएगी, लेकिन तब तक हमारी जान चली जाएगी। तो जैसे ही कुछ शायरी जैसे शब्द सुनते हैं तो आसपास खड़े लोग एकदम हैरान से हो जाते हैं कि अरे ये तो नीचे दबा हुआ आदमी तो शायर है, ये तो शायरियां कहता है। तो वे लोग जो है उसके दबे हुए होने की स्थिति छोड़ करके और उसको कहने लगते हैं कि आप तो शायरियां सुनाइए। फिर तरह तरह की रोचक बातें करने लगते हैं कि आपके नाम से वजीफा बना देते हैं, आपकी यदि मृत्यु हो जाती है तो आपकी पत्नी के नाम जो है एक कार्ड बना देते हैं। इस प्रकार सारा घटनाक्रम होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन उनमें से कोई ऐसी इंसानियत वाला व्यक्ति नहीं था जो ये कह सके कि फाइल पूरी होती रहेगी, कम से कम इस व्यक्ति को बाहर कैसे निकाला जाए। पेड़
को हटाया कैसे जाए। यद्यपि माली ने बेचारे ने 2-3 बार ये बात रखी कि हम सब लोग मिल करके यदि हेड क्लर्क परमिशन दे, जो बड़ा ऑफिसर परमिशन दे, तो इस पेड़ को अपन सारे लोग मिल करके हटा सकते हैं, क्योंकि यदि 150 लोग हो, कुछ माली थे, कुछ कर्मचारी थे, तो वो सारे मिलकर उसको हटा सकते थे। लेकिन वहां से अनुमति नहीं मिली, कोई न कोई बहाना बना करके उस पेड़ को हटाने से रोक दिया गया। पहले तो कर्मचारियों में, चपरासी से क्लर्क, क्लर्क से हेड क्लर्क, ऐसे कर्मचारियों में जो है बात ठनी कि मैं उससे पूछता हूं, वो कहता मैं उससे पूछता हूं, ऐसे करके वो अपने ऊपरी जो कर्मचारी सीनियर है उनसे पूछना चाहते हैं। वहां से जैसे ही बात क्लियर होती है तो विभागों के बीच अटक जाती है। विभागों के बीच कैसे, जैसे कृषि विभाग कहता है कि हॉर्टिकल्चर को पूछो, हॉर्टिकल्चर कहता है कल्चर विभाग को पूछो, कल्चर विभाग कहता है एग्रीकल्चर को पूछो, एग्रीकल्चर कहता है विदेश विभाग को पूछो। ऐसे करते 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 एंड में पिटोनिया वाली तक की स्थिति आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति की जान जा रही हो, तो यदि कानून का कोई बाध्यता आती भी है, यदि कोई समस्या पैदा होती भी है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी यह रहनी चाहिए, प्राथमिकता यह रहनी चाहिए कि उस व्यक्ति की जान कैसे बचाई जाए। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मान लीजिए वो एक्सीडेंटल केस है, मान लीजिए पुलिस केस है, फिर भी हमारा फर्ज ये बनता है कि पहले उसको अस्पताल पहुंचाए, बाद की खानापूर्ति। सरकारों ने ऐसे कानून भी बना रखे हैं कि भाई कोई व्यक्ति यदि मददगार है तो उसको किस तरह की आंच नहीं आएगी, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि लोग कानून के भय से, जो कोर्ट के लफड़े होते हैं उनके भय से कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं पेशियों पे घूमना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कोई भी कितना ही भयंकर दुर्घटना से ग्रस्त हो कोई व्यक्ति हाथ नहीं डालता है। लेकिन यहां पर बात एक अजीब ये होती है कि सरकारी कार्यालय है और सरकारी कार्यालयों का सिर मोर है सचिवालय, वहां पर पेड़ गिरा हुआ है, वहां पर एक व्यक्ति की जान की कीमत नहीं है। तो जो प्रशासन शासन हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, जो हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जो बड़ी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, 2-2 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, वो यदि एक व्यक्ति की जान चली जाती वहां, आखिर में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब दौड़ा दौड़ा जो है चपरासी वो फाइल लेके आता है कि कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपकी फाइल पूरी हो गई। लेकिन अब वो आकर देखता है कि उस व्यक्ति के मुंह से चींटियां आ जा रही है और उस व्यक्ति ने अपनी जो है अंतिम सांसें गिन ली और वो अपना जीवन है उससे इस्तीफा दे देता है और बड़ी बेरहमी के साथ उसकी मौत होती है। तो ये जो शायरी लिखी है, उस शायरी का कहीं ना कहीं दर्द कवि ने अपने अंदर का वो प्रकट किया है। तो वापस देखते हैं कि अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। देखिए, जो उस व्यक्ति को मौत आई, नीचे जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसकी मौत आई इतनी आसानी से नहीं आई थी। मौत बड़े लंबे इंतजार के बाद आई। मौत यहां बेरहम नहीं थी, उल्टा बेरहम वे लोग थे, बेदर्द वे लोग थे, बेशर्म वे लोग थे, जो लोग उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे, एक तरह से इंतजार कर रहे थे कि कब इसकी मौत आए और कब फैसला हो। तो बड़ी हैरानी की बात है, इससे हमें सीख बड़ी मिलती है कि किस प्रकार से हमारा जो ढांचा है, यदि प्रशंसा करने को बैठे तो बहुत सी अच्छी चीजें भी है, लेकिन यदि व्यंग्य और आलोचना के तराजू पे तोला जाए तो हमारे शासन में, प्रशासन में, पॉलिटिक्स में, सरकार में आज भी आजादी के 70 साल बाद भी ऐसी खामियां हैं। क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपना रक्त बहाया, जिन्होंने अपनी जो है त्याग की गाथाएं लिखी, जिन्होंने अपनी जान दे दी देश की आजादी के लिए, क्या उन्होंने ये कल्पना की थी कि आगे जाकर लोकतंत्र में ये हालात होगी? तो ये कदापि उन्होंने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर लोगों की सहूलियत का, लोगों की जीवन सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं पड़ते हैं, हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती है, तो बड़ा दर्द होता है। अब अपन जो स्टेप, जैसा हमेशा की तरह 4 स्टेप से अपन पाठ के अंदर गुजरते हैं। सबसे पहला मैं आपको शॉर्टली जो चैप्टर है उसका संक्षिप्त परिचय बताता हूं, ताकि आगे अपन जो डीपली यदि उसकी स्टडी करें तो आराम से उस बात का समझ में आ जाए। तो मैंने संक्षिप्त परिचय जामुन का पेड़ का आपके सामने रखा है। उसके बाद 2 नंबर पे अपन करेंगे जो जामुन का पेड़ रचना लिखने वाले लेखक कृष्णचंद्र है, उनके परिचय के बारे में करेंगे। उसके बाद तीसरा डीपली जो उसको रीड करेंगे पूरे पाठ को, और जो अंतिम अपना स्टेप है, महत्वपूर्ण स्टेप है, प्रश्नोत्तर। और यदि इस प्रक्रिया से अपन गुजरते हैं तो यकीन मानिए कि प्रश्न कहीं से भी लिया हुआ हो, यदि पाठ के अंदर से लिया हुआ हो, पाठ के पीछे लिया हुआ हो, यदि कैसे भी पूछा, उसका उत्तर देने में स्टूडेंट बिल्कुल सक्षम होता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो दे सके। इसलिए कोई भी पाठ को रटने से ज्यादा
जरूरी ये होता है कि उसको बेहतर समझा कैसे जाए। और यदि बोर्ड का अंदर भी, केवल लोकल क्लास की बात नहीं, बोर्ड के अंदर भी अगर अपन स्टेप इस तरह स्टेप बाय स्टेप यदि इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो फंडा यह है कि जरूर उसके अंदर आपको फिर वापस रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब हम परिचय करते हैं जामुन का पेड़, जो रचना लिखने वाले लेखक कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का जन्म हुआ 1914 के अंदर। कहां पर हुआ? पंजाब का वजीराबाद गांव है, जिला है गुजरांवाला, और इनकी मृत्यु हुई 1977 को। इनको हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है, इसके अलावा कई और पुरस्कार मिले हुए हैं। फिर 2 नंबर जो इनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी इन्होंने लिखी, बात उनकी करें तो सबसे पहले कहानी संग्रह, 2 कहानी संग्रह। पहले का नाम एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। उसके बाद महत्वपूर्ण जो इन्होंने रचना लिखी वो उपन्यास है, बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम बहसी है, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, और अंतिम उपन्यास है मेरी यादों के किनारे। तो एक चीज आपने नोट करी कि कृष्णचंद्र मूलतया हिंदी साहित्य जगत के अंदर उपन्यासकार के नाते जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यंग्य रचनाएं इनकी जो है बहुत सारी लिखी हुई है, काफी नामी जो लेखक है, काफी पॉपुलर है, और कहानियां भी अच्छी लिखी है, लेकिन सबसे अच्छी जो इनकी रचनाएं हैं वो है उपन्यास। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नहीं ऊंचाई है, देखो हिंदी के अंदर यदि कहानीकारों की बात करें तो निर्विवाद रूप से जो नमक का दारोगा आपके लेखक है प्रेमचंद, उनका नाम आता है। लेकिन प्रेमचंद के बाद जो दूसरा नंबर आता है कहानी विधा को ऊंचाई देने वालों में, तो कृष्णचंद्र का नाम आता है। उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम है। अब आप देखो इन दोनों में समानता भी है, प्रेमचंद और कृष्णचंद्र में समानता क्या है कि प्रेमचंद ने भी पहले उर्दू में लिखा, उसके बाद हिंदी में लिखा। जैसा आप जानते हो कि उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन किया कुछ समय तक, और उसके बाद प्रेमचंद के नाम से लिखा। इन्होंने भी हिंदी में लिखने से पहले उर्दू के अंदर भी लिखा था। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर जो है उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को रोजी रोटी का सहारा बनाया। देखो कई ऐसे लेखक होते हैं जो केवल प्रसिद्धि के लिए, ख्याति प्राप्ति के लिए या शौक से लिखते हैं, लेकिन कृष्णचंद्र उन नामों में से हैं जिन्होंने इसको अपना पेशा बनाया। जो लेखन है इसी से इनका पेट भरता था, मतलब रोजी रोटी का जरिया यही था। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई। जम्मू कश्मीर का एक स्थान है पुंछ, वहां पर हुई। उस शिक्षा के लिए 1930 में लाहौर आ गए। उस समय भारत और पाकिस्तान अलग नहीं थे, और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। फिर 1934 में वो पंजाब विश्वविद्यालय से एमए किया, कौन सी जो है सब्जेक्ट में, अंग्रेजी में। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया, और अंतिम समय तक वो मुंबई के अंदर ही रहे। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे, रिपोर्टाज भी लिखे और लेख भी लिखे। 4 प्रकार की रचनाएं लिखी, ये आपके सामने क्लियर नाम है। लेकिन मेन जो है कहानीकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि इनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वो काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित है। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर है। तो यहां तक जो है मैं अंडरलाइन करता हूं, इससे ऊपर ऊपर जो है वो हमारे लेखक कृष्णचंद्र का परिचय था। अब अपन करते हैं जामुन का पेड़ पाठ का परिचय। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। इसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। हास्य का मतलब है जिसको पढ़ने से आपको हंसी के फवारे छूटे, और व्यंग्य का मतलब जिसमें आलोचना का पुट मिलता है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहां घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण हो, यानी कि बड़ा चढ़ा के बात को पेश किया जाए और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा हो जाती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदनशील, यानी कि मतलब दया का भाव नहीं होना, ये होता है संवेदनशील। मतलब अंदर संवेदनाओं का होना नहीं, इंसानियत का नहीं होना, अमानवीय। ये 2 चीजें हमारे सामने आएगी कि हमारे जो व्यवस्था के लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके अंदर ना तो संवेदना नाम की कोई चीज है
और ना इंसानियत नाम की कोई चीज है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या दया का भाव उनके अंदर है, क्या उनके अंदर इंसानियत है। तो ये दो बड़े क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट होते हैं कि ना तो उनके अंदर दया का भाव है, कोई आम आदमी के जीवन की कीमत उनकी नजर में कुछ भी नहीं है, ना उनके अंदर मानवीयता है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं है। अब ये रहा पाठ आपके सामने, जामुन का पेड़। लेखक का नाम मैं मेंशन कर देता हूं, इसको लिखा है आपके कृष्णचंद्र ने। और कृष्णचंद्र के बारे में आप भलीभांति जान चुके हैं कि मूलतया ये उर्दू कथाकार है। प्रेमचंद के बाद यदि उर्दू कथाकार से हिंदी में लिखने वालों का नाम यदि जाना जाएगा तो उसमें आपके कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, यानी एक बहुत बड़ा तूफान आया। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है सचिवालय। अब एक चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, अंग्रेजी शब्दों की बहुतायत देखने को मिलेगी। मैं आपको यहां बताता चलूं कि इस रचना में आपको एक तो उर्दू और एक अंग्रेजी, इनका जबरदस्त प्रयोग देखने को मिलेगा। उर्दू का प्रयोग यद्यपि इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों का भरपूर प्रयोग, जितने भी विभागों के नाम आएंगे अंग्रेजी में आएंगे, जितने भी अधिकारियों के नाम आएंगे अंग्रेजी में आएंगे, और भी कई ऐसी अंग्रेजी की शब्दावली जिसका प्रयोग होगा। और चूंकि ये हिंदी से लिखने से पूर्व उर्दू में लिखते थे, आप देखो, आपने नमक का दारोगा पढ़ी थी, उसके अंदर भी आपने एक चीज नोट करी थी कि अंग्रेजी शब्दों का भरपूर प्रयोग देखने को मिला। इसके अलावा उर्दू के भी कई शब्दों का प्रयोग। तो कृष्णचंद्र का भी सेम फंडा है कि ये जब अपनी रचनाएं लिखते हैं तो अंग्रेजी और उर्दू का मिश्रण देखने को मिलता है। हिंदी की लिखी हुई रचना में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का और उर्दू के शब्दों का भरपूर प्रयोग देखने को मिलेगा, जिसकी स्टार्टिंग पहली ही लाइन से हो गई। पहली लाइन में सेक्रेटेरिएट बहुत बड़ा शब्द है, यानी सेक्रेटरी शब्द से सेक्रेटेरिएट, जहां पर सेक्रेटरी बैठता है, सरकार का सबसे बड़ा विभाग सचिवालय। उसका लॉन यानी बगीचे में जामुन का एक पेड़ गिरा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। फिर माली, मतलब सबसे पहले किसने देखा उसको? माली ने देखा। सचिवालय के लॉन के अंदर जो छोटा बगीचा होता है उसको लॉन बोलते हैं, उसके उपवन भी बोल सकते हैं, बगिया भी बोल सकते हैं। वहां पर माली ने देखा कि एक जामुन का पेड़ नीचे गिरा पड़ा है और उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। अब माली कोई फैसला तो बेचारा ले नहीं सकता, उसके पास तो अधिकार था नहीं, तो वो दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास। चपरासी गया किसके पास? क्लर्क। क्लर्क फिर शब्द आ गया जिसको लिपिक भी बोलते हैं और बाबू भी बोलते हैं। क्लर्क शब्द का आमतौर पर अपन क्लर्क ही काम में लेते हैं। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीडेंट के पास, ये अंग्रेजी का शब्द, और सुप्रीडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर क्या इकट्ठी हो गई? भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। कौन बोला? एक क्लर्क बोला, एक बाबू बोला, एक लिपिक बोला। अब आप देखो कितनी अमानवीयता, कितनी संवेदनहीनता है, कितनी इंसानियत मर चुकी है कि क्लर्क कोई ये नहीं बोला कि बेचारा आदमी दबा पड़ा है, बेचारा आदमी कितना तकलीफ में है, नहीं। क्या बोला? बात नोट करिए, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। मतलब कितने सेल्फिश है लोग, केवल ये चिंता कर रहे हैं कि अब जामुन कैसे खाएंगे, क्योंकि ये पेड़ तो गिर गया, अब जामुन नहीं मिलेगी, वो चिंता कर रहे हैं। आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। फिर दूसरा क्या बोलता है? और इसकी जामुने कितनी टेस्टी थी, रसीली होती थी। कौन बोला? दूसरा। फिर तीसरा कहता है, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन खाते थे। तीन क्लर्क आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपने नोट किया, तीनों ही क्लर्क के मुख पर उस दबे हुए आदमी के प्रति एक शब्द नहीं आया, एक वर्ड नहीं आया। इसको बोलते हैं संवेदनहीनता और अमानवीयता, यानी इंसानियत खत्म हो चुकी थी, इंसानियत मर चुकी थी। एक व्यक्ति दबा पड़ा है, उसके बारे में एक वर्ड नहीं। और जामुन के पेड़ के बारे में तीनों क्लर्क ने चिंता प्रकट की, अफसोस जताया, दुख प्रकट किया कि अब जामुन कैसे खाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, माली थोड़ा इंसानियत की भाव वाला, वो संवेदनहीन नहीं था, संवेदनशील था और उसके अंदर थोड़ी मानवीयता थी। वो क्या बोला? मगर ये आदमी, आप देखिए, नोट करिए, तीनों क्लर्क ने उस आदमी के बारे में जरा भी नहीं बोला, केवल माली ने बोला ये आदमी, क्योंकि माली पहले भी दौड़ा दौड़ा, आप नोट करो, किसके पास गया था? चपरासी के पास गया था। अब भी ये माली ख्याल रख रहा है, उस आदमी के बारे में चिंता प्रकट कर रहा है। हाँ, ये आदमी कौन चिंता में पड़ा? सुप्रीडेंट। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। कौन बोला? एक चपरासी बोला। तमाम सचिवालय के कर्मचारियों की आप लैंग्वेजिंग देख लीजिए,
उनका जो है बात करने का ढंग ले लीजिए। 3 क्लर्क बोले, तीनों क्लर्क ने उस आदमी की चिंता नहीं की। सुप्रीडेंट बोला, कोई मतलब नहीं। चपरासी बोला, कोई मतलब नहीं। उस कार्यालय से हटकर एक ही व्यक्ति था, उस कार्यालय का कर्मचारी नहीं था, वो था माली। वो जरूर बार बार चिंता प्रकट कर रहा था कि आदमी दबा हुआ है, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे। कौन बोला? दूसरा चपरासी। अब देखो, 2 चपरासी बोले, दोनों कितने खराब बोले। 3 क्लर्क बोले, कितने खराब। अब दबा हुआ आदमी क्या बोला? नहीं, मैं जिंदा हूं। बड़ी कठिनता से वो बोला, मतलब उसको दर्द हो रहा था। एक क्लर्क हैरान हुआ, ताज्जुब से बोला, जिंदा है? पेड़ को हटाकर इससे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। कौन बोला? माली बोला। देखो, 3 उदाहरण हो चुके हैं आपके सामने माली की इंसानियत की। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर मोटा चपरासी बोला कि पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। अब 3 चपरासी और 3 ही क्लर्क आपके सामने उदाहरण के रूप में पेश है। तीनों की नेगेटिविटी, तीनों की अमानवीयता और संवेदनहीनता प्रकट हो रही है। एक व्यक्ति 3 बार बोला, वो था माली। तीनों बार ही उसने ये प्रयास किया कि येन केन प्रकार इस व्यक्ति को बाहर निकाल लिया जाए। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दे दे तो 15-20 माली हम इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफिस था। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सचिवालय बहुत बड़ा ऑफिस होता है जहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं। तो 10-15-20 माली वहां जो है छोटे छोटे लॉन बने उनकी देख रेख करते हैं। तो वो बोला 10-15-20 माली ले आता हूं, कुछ चपरासी इकट्ठे हो जाओ, कुछ क्लर्क, हम सब जो है एक साथ मिलकर किसको निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोले। कुछ क्लर्क उसमें इंसानियत वाले थे, वो बोले कि माली सही कह रहा है, जोर लगाओ, हम तैयार है। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। लेकिन सुप्रीडेंट क्या बोलता है? ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं, अगला कर्मचारी ये है। मतलब आपने देखा कि चपरासी किसके पास गया? क्लर्क। क्लर्क किसके पास गया? हेड क्लर्क। हेड क्लर्क किसके पास गया? सुप्रीडेंट। अब आगे चैन और बढ़ेगी, आप देख लेना। स्टार्ट हमने कहां से किया था? सबसे पहले माली से। माली कहां गया था? चपरासी के पास। चपरासी किसके पास गया था? क्लर्क के पास। क्लर्क किसके पास गया? हेड क्लर्क के पास। हेड क्लर्क किसके पास गया? सुप्रीडेंट के पास। सुप्रीटेंडेंट। अब सुप्रीटेंडेंट ने असमर्थता जता दी। उसने क्या कहा? मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सेक्रेटरी से नीचे होता है अंडर सेक्रेटरी। सुप्रीडेंट किसके पास गया? अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी किसके पास गया? डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी किसके पास गया? जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी किसके पास गया? चीफ सेक्रेटरी। मतलब एक के बाद एक जो उस कार्यालय के बड़े होने का अंदाजा इससे लगा लो आप कि बड़े बड़े ऑफिसर से वो ऑफिस भरा हुआ था, सचिवालय भरा हुआ था। बहुत सारे क्लर्क, बहुत सारे हेड क्लर्क, बहुत सारे सुप्रिंटेंडेंट, बहुत सारे सेक्रेटरी। देखो सेक्रेटरी कितने हो गए? सबसे पहला हो गया अंडर सेक्रेटरी 1, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी 2, जॉइंट सेक्रेटरी 3, चीफ सेक्रेटरी 4। यहां जाते जाते चीफ सेक्रेटरी ने बोला मैं किसके पास जाता हूं? मिनिस्टर के पास। तो यहां तक बात पहुंच गई, मिनिस्टर मंत्री, जो उस विभाग का मंत्री है उसके पास में जाता हूं। सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, वापस अब शुरू होते हैं। फाइल चलती रही और इसी में इस प्रक्रिया में कितना टाइम बीत गया? आधा दिन। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत, उर्दू शब्द है हुकूमत यानी प्रशासन, के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में कौन दौड़ा दौड़ा आया? सुप्रिंटेंडेंट। फाइल ले आया और बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, क्योंकि हम जो है किस विभाग से, अब बात अटक जाएगी विभाग में। कर्मचारियों वाली जो है हलचल तो वो आपने देख ली। कर्मचारियों में कोई इंसानियत वाला था नहीं। मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी आपको, चपरासी से लेकर के ठेठ मिनिस्टर तक। स्टार्टिंग यद्यपि माली से हुई है, लेकिन कर्मचारियों में यदि स्टार्ट माने तो चपरासी, और चपरासी से अंतिम कहां पहुंची? मिनिस्टर तक। लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अब कुछ कर्मचारियों ने, क्लर्कों ने तय कर लिया कि प्रशासन करता रहेगा, हम जो है एक बार तो इसको हटा ही देते हैं। लेकिन तब तक सुप्रीडेंट ने रोक दिया। उसने कहा कि आप हटाओगे कैसे? ये तो हमारे विभाग का मामला ही नहीं है। ये किसका मामला है? व्यापार विभाग का। और ये पेड़ की समस्या जो किसके पड़ती है? कृषि विभाग की। इस फाइल के अर्जेंट मार्क करके मैं कहां भेज रहा हूं? कृषि विभाग, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और वहां से उत्तर आते ही हम हटा लेंगे। अब दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ हमारा है ही नहीं, ये तो व्यापार विभाग का है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी किसकी है? व्यापार विभाग की है। ये उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया।
उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने न हटवाने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि विभाग की। मतलब जो है कृषि विभाग और व्यापार विभाग आपस में लड़ने लगे। जैसे दो थाने के बीच एक्सीडेंट हो जाता है तो दोनों थाने लड़ते हैं, एक थाने वाला कहता है कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, वो कहता हमारे अंडर में नहीं आता, और दोनों ही लड़ते रहते हैं, तब तक आदमी की जान चली जाती है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। मतलब आप हैरान देखो, 2 घंटे नहीं, 2 मिनट नहीं, 2 दिन हो गए, आदमी नीचे दबा पड़ा है, फाइल इधर से उधर भाग रही है। शाम को जवाब आया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर, ये लो तीसरा विभाग और आ गया। जंग चल रही थी किसके अंदर? कृषि विभाग के अंदर और व्यापार विभाग में। वो दोनों लड़ रहे थे, दोनों ने हाथ ऊंचे कर लिए। अब आगे जाकर के ये जो फाइल है चलेगी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर पीछे क्वेश्चन भी है, हॉर्टिकल्चर जो फलदार पेड़ पौधे होते हैं ना, उससे संबंधित होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फलदार पेड़ है और ये कौन देखते हैं? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग केवल क्या देखता है? अनाज और खेती बाड़ी। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हॉर्टिकल्चर को सौंप देते हैं। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, ओहो गजब खिला रहे हैं, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा बिठा दिया। पुलिस का पहरा क्यों? देखो हैरान हो जाओगे आप, इसलिए कि कोई उसको बाहर नहीं निकाल दे, कानून हाथ में नहीं ले ले। अब देखो उस व्यक्ति को, किसी को दबाना तो कानून में हाथ में लेना हो सकता है, लेकिन दबे हुए को बाहर निकालना, मतलब लेखक ने कितनी बड़ी चुटीली बात कही, व्यंग्य से भरपूर कही है कि कोई आदमी उसको निकाल नहीं ली, इसलिए पुलिस लगा दी। कि कोई माली को दया आ गई होगी, किसी क्लर्क को दया आ गई, वो निकाल ले गए, इसलिए पुलिस को बिठा दिया कि कोई बाहर नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये जिंदा कैसे रह जाए। माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा। लेकिन दबा हुआ आदमी तो सारी प्रक्रिया देख ही रहा था, उसको लग नहीं रहा था कि मुझे यहां से निकालेंगे। उसको अब अंदाजा हो चुका था कि मुझे मरना तय है। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो क्या होता? रीढ़ की हड्डी टूट जाती। बेचारा इमोशनल व्यक्ति था, वो केवल बातें कर सकता था, और तो पावर उस हाथ में था नहीं। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है, मतलब पुत्र पुत्री कोई है क्या? मुझे उसका आता पता दो तो मैं खबर कर दूं। तो वो बोला मैं लावारिस हूं, मतलब मेरा कोई वारिस नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, कोई परिवार मेरा नहीं है। वारिस का ऑपोजिट क्या हो जाता है? लावारिस। वारिस का मतलब तो जिसका कोई परिवार हो, पुत्र पुत्री हो, और लावारिस का मतलब होता है कि जिसका कोई भी वारिस नहीं हो। जैसे जवाब लाजवाब। माली खेद प्रकट करता वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया, बड़ा कड़ा जवाब आया। क्या कहते हैं? कड़ा भी नहीं, व्यंग्यपूर्ण, कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी जान पड़ता है। उसने लिखा कि आश्चर्य इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर है जो पेड़ों को काटने का सुझाव दे रहे हैं, वो भी एक कैसा पेड़? फलदार पेड़, और वो भी जामुन का पेड़ जिसके फल जनता बड़ी चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार पेड़ को नहीं काटेगा। ये किसका ऑर्डर आया? सेक्रेटरी का। किस विभाग के सेक्रेटरी का? हॉर्टिकल्चर के। यहां से थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो भी खत्म हो गई। अब क्या किया जाए? इस पर एक मन चलने का, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता, बड़ी देखो हैरानी की बात, तो कम से कम इस आदमी को तो काटा जा सकता है। कितनी बड़ी गिरी हुई बात कही है। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया कि अगर इस आदमी को ठीक बीच में यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से और आधा उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। गजब सुझाव दिया है। मतलब पेड़ को नहीं काटो, आदमी को काट डालो, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने कहा। तो एक क्लर्क बोला ये भी ठीक कहता है कि 2 जगह से काटोगे तो ये तो व्यक्ति मर जाएगा। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, काट दो और काट करके वापस चिपका देंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज्यादा उन्नति कर चुकी है। अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकालें और प्लास्टिक सर्जरी को धड़ से इस आदमी को फिर से जोड़ सकते हैं। इस बार फाइल को भेज दिया मेडिकल डिपार्टमेंट यानी कि चिकित्सा विभाग को। अब फाइल हॉर्टिकल्चर के पास नहीं रही, किसके पास चली गई? चिकित्सा विभाग, क्योंकि अब प्लास्टिक सर्जरी की योजना बन रही, प्लान बनाया जा रहा है। जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसने फौरन एक्शन लिया। जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची, दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेजा। सर्जन ने दबे हुए आदमी के अच्छी तरह टटोला, स्वास्थ्य जांच की, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति देखा, दिल और फेफड़े की जांच की और रिपोर्ट भेजी। क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी होगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। वाह क्या अच्छे डॉक्टर है, कितनी बड़ी बुद्धि की बात कही है कि प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी,
इसको वापस भी जोड़ देंगे, ऑपरेशन सफल भी हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। वाह, क्या ऑपरेशन सफल है। इसलिए ये फैसला भी क्या कर दिया, रद्द, क्योंकि आदमी मर जाएगा। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया, मतलब छोटे मोटे ऑफिसों में नहीं रहा है, बहुत बड़े ऑफिस में चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है कि सब काम ठीक हो जाएगा। अब बेचारा हिम्मत दे रहा है माली, और तो कोई उसकी हालचाल पूछने वाला है नहीं, और तो सारे उसकी मजे ले रहे हैं। माली जरूर थोड़ा सा दयालु आदमी था, इमोशनल आदमी था, भावुक आदमी था, वो बार बार उसको सांत्वना दे रहा है। तो एक शायरी बोलेगा, जो मैं आपसे पहले कह रहा था। क्या शायरी बोली उसने, बड़ी सुंदर शायरी। दबा हुआ आदमी बोलता है, एक गजल बोलता है कि ये तो माना कि तगापुल करोगे, तगापुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और कहा कि अरे तुम तो शायर हो। दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को, करते 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 पूरे विभाग में ये बात फैल गई कि जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है वो तो सामान्य आदमी नहीं है, एक बहुत बड़ा क्या है, शायर है। इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली से जो उसके जमात के लोग हैं शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर एक मान लो कवि सम्मेलन जैसा माहौल पैदा हो गया। और सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दुआ सुनाने में लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूत होने लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना तो एग्रीकल्चर से है, ना हॉर्टिकल्चर से है, सिर्फ किससे है, कल्चर डिपार्टमेंट। कल्चर डिपार्टमेंट का मतलब होता है सांस्कृतिक विभाग। कल्चर मतलब होता है संस्कृति। जो सांस्कृतिक विभाग है उसके पास इस फाइल को भेज देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, साक्षात्कार, कि भाई तुम कैसे जो है शायर हो, कैसी शायरियां सुनाते हो, किस अकादमी से जुड़े हुए हो। अब इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं। कौन ले रहा है इंटरव्यू, कल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी वो ले रहा है। क्या कह रहा है, तुम कवि हो, बोला जी हाँ, किस उपनाम से हो, के ओस। ओस, सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसकी जो रचना है ओस के फूल अभी प्रकाशित हुई है। दबे हुए आदमी ने ओंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो, सेक्रेटरी ने पूछा। तो वो बोला नहीं। आश्चर्य, सेक्रेटरी जोर से पूछा, इतना बड़ा कवि, ओस की फूल रचना का जो है कवि, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं हो, कैसी अंधेरी गुमनाम जिंदगी जी रहे हो। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हुआ हूं, कृपया मुझे इसके बाहर निकालो। तो वो बोला अभी बंदोबस्त करता हूं। सेक्रेटरी फौरन बोला और उसने अपने विभाग रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। अब यहां देखना, मिठाई खिलाओ, तुम्हें निकाल नहीं रहे, तुम्हें हमारी अकादमी का मेंबर बना लिया, लेकिन दबा हुआ नीचे रहना पड़ेगा। निकाल लेंगे हम भी नहीं, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबा हुआ आदमी खड़ा कर बोला। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए बेचारा उसके नीचे दबा हुआ है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, मौत से टक्कर ले रहा है। मौत बड़ी बेरहम है, लेकिन वो कभी भी बड़ा बेरहम है। मौत से हार नहीं मान रहा है, लेकिन आखिर उसको मारे बिना ये लोग नहीं छोड़ेंगे। ये हम नहीं कर सकते। उस जो शायरी वाला जो विभाग का था ना, कल्चर विभाग का, उसने कहा अकादमी का मेंबर बना सकते हैं, अथई कर सकते हैं, आपसे वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन नीचे से हम नहीं निकाल सकते, ये हमारे पावर में नहीं है। और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को हम क्या दे सकते हैं, वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त यानी हस्ताक्षर, सिग्नेचर कर दो, ये उर्दू शब्द है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो बोला मैं अभी जीवित हूं। कभी रुक रुक कर बोला मुझे जिंदा रखो। लेकिन मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है और पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, किससे चलता है, आरी कुलाड़ी से। इसलिए एक नए विभाग की बात हो गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब होता है वन विभाग। देखिए आप कितने विभागों के चक्कर काटते जा रहे हैं। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
कि आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हें बाहर निकाल। अब फाइल पहुंच गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग के अंदर। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वो किसी न किसी तरह अपने आप को जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है, मतलब वो अपने आप को हिम्मत दे रहा है कि मालिक कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, कल शायद मेरे को निकाल दे। तो रात निकालनी कैसे थी? अगर कोई मामूली आदमी होता तो अब तक इस्तीफा दे दिया होता। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे, उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम होगा कि विदेश विभाग में हुक्म आया कि इस पेड़ को काटा नहीं जाए। क्यों? क्योंकि इस पेड़ को 10 साल पहले एक पिटोनिया राज्य है, उसके प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अगर ये पेड़ काट दिया तो काफी अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध खत्म हो जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, क्लर्क बोला। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरा क्लर्क बोला। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। अगर हमने इस पेड़ को हटा दिया तो उससे रिश्ते खराब हो जाएंगे और मदद बंद हो जाएगी। कवि को मर जाना चाहिए। सारे लोग मिलके बोले इससे तो बढ़िया ये कवि मर जाए। तो कुछ बोले निसंदेह कि इसमें कोई संदेह नहीं है। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, आज 4 बजे विदेश विभाग में इस पेड़ की फाइल उनके सामने रखेंगे, जो वो फैसला देंगे वो आगे कर देंगे। मतलब ठेठ माली से फाइल कहां पहुंच चुकी? देश का सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानमंत्री तक। आप देखो कितने कर्मचारियों से होकर, कितने जो विभागों से होकर वो फाइल गुजरी है, और एंड में किसके पास पहुंची? प्रधानमंत्री के। इतने व्यक्ति के अंदर बेचारे में कहां जान होगी अंदर, कैसे वो जीवित रह सकता है? शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीडेंट कवि की फाइल लेकर किसके पास आया? उसके पास आया और बोला कि खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रहे हैं। कल ये पेड़ काट देंगे और इस संकट से मुक्त हो जाओगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। ये खुशखबरी दी। मगर कवि का हाथ क्या था? ठंडा। आंखों की पुतलियां क्या थी? निर्जीव। और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। ये तीनों प्रूफ किस बात का संकेत? हाथ ठंडा होना, आंखों की पुतलियां निर्जीव होना, मुंह खुला होना, चींटियां अंदर जाना। मतलब उसके जीवन की फाइल जो है अब पूरी हो चुकी थी। अर्थात उस शायर की, दबे हुए आदमी की क्या हो चुकी थी? मृत्यु। बड़ा मुश्किल से आप देखो, स्टार्ट से सुनिए, चपरासी से सफर स्टार्ट हुआ। 20 तो कर्मचारियों के पास फाइल गई है, 20 विभागों के पास फाइल गई है, लेकिन अंत में जब उसका फैसला आया प्रधानमंत्री तक पहुंचने से, तब तक उस आदमी ने अपने आप जिंदगी छोड़ दी। संघर्ष किया खूब उसने। तो यही हालत हमारे शासन सरकारों में है कि आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। ये कहानी पढ़कर आप बेहतर ढंग से समझ सकते हो कि एक आम आदमी है, एक गरीब आदमी है। इस जगह यदि कोई बड़े पैसे वाला होता, कोई बड़े ऑफिसर्स की संतान होती, कोई बड़ा ऑफिसर्स होता, तो एक झटके के अंदर काम हो जाता। चूंकि वो आदमी एक आम आदमी था, गरीब आदमी था, इसलिए उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। और यही हमारे देश में आजकल हो रहा है। सबसे ज्यादा यदि कोई पीड़ित है, कोई सताया हुआ है, तो वो आम आदमी है, गरीब आदमी है, दलित है, वंचित है, शोषित है, मजदूर है, किसान है। अगर उसके साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है, कुछ भी बुरा होता है, तो उसकी जान की कीमत 1 टक्के की नहीं है। और इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद यह चीज क्लियर हो जाती है कि हां, हमारे शासन प्रशासन में दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, सरकारें दावे बड़े बड़े करती है, चुनाव होते हैं तो जो राजनीतिक दल है वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जनता का जीवन जो है हम सुखमय कर देंगे, स्वर्णिम कर देंगे, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लाइट फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, सड़कें बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन जब ऐसा कोई उदाहरण सामने आता है तो पैरों तले जमीन खिसकने लगती है कि जिन लोकतंत्र के अंदर जो खूबसूरती है लोकतंत्र की, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, और जनता का जब ये हालात हो तो फिर सारे दावे, सारी बातें झूठी साबित होती है। और आम आदमी आज भी उसी तरह पिस रहा है जैसा राजतंत्र में पिस रहा था। तो इस बात में हो सकता है थोड़ा बड़ा चढ़ा के पेश किया हो। यहाँ पर जामुन का पेड़ में जो लेखक कृष्णचंद्र ने आपके सामने जो घटनाक्रम रखा है, वो मानते हैं कि कुछ अतिशयोक्ति थी। ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है कि यदि आपको कुछ चीजें अतिशयोक्ति लगे कि ऐसा थोड़ी होता है तो हो सकता है, लेकिन घटनाएं ऐसी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल ये बात सच है
कि कुछ जगह ये देखने को मिलता है कि कोई भी आम आदमी जब घटना का शिकार हो जाता है, उसके साथ कुछ भी गलत हो जाता है, तो सरकारी मदद के नाम पर उसको कुछ नहीं मिलता और उसकी जान की कीमत 1 रुपए की नहीं है। यही बात इस रचना में मिली है और बहुत सी घटनाओं में भी ऐसा देखने को मिलता है। अब आशा करता हूं कि आपको बेहतर ढंग से ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम जो इस पाठ के प्रश्नोत्तर है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। अब आप देखो, याद करिए, जैसे ही हमने लेसन स्टार्ट किया था उसका पहले क्लर्क का माली एक ऐसा था जो दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया था, चपरासी क्लर्क के पास गया था और माली ने जरूर बार बार ये 2-3 घटनाओं से पता चला, प्रयास किया था कि ये इन प्रकार ने इसको निकाल लिया जाए। लेकिन पहले ही क्लर्क ने आते हुए जो तर्क रखा उससे बात क्लियर हो गई थी कि अब इस आदमी की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, सारे मिलके मातम मनाएंगे। किसके लिए? कि जामुन का पेड़ कैसे गिर गया, अब जामुन कैसे खाएंगे। तो क्या बात लिखी हुई है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। अब ये नहीं बोला बेचारा आदमी, बेचारा जामुन का पेड़ और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? तो ये संवाद कहानी के उस प्रसंग में आए हैं जहां सचिवालय के लॉन में लगा हुआ जामुन का पेड़ जो है एक बहुत बड़े तूफान में गिर गया था और आंधी तूफान में गिरने के कारण वहां एक दबा हुआ आदमी जो सुबह था, तब माली ने जब क्लर्क को बुलाया तो उस क्लर्क ने ये बात रखी है। और किस संदर्भ में रखी है? जब वो पेड़ गिर गया था, उस पेड़ को गिरा हुआ देख करके और जो क्लर्क था उसने ये बात कही है। तो आपको उत्तर ये लिखना है कि ये उस संदर्भ में आया जब सचिवालय में रात को एक आंधी तूफान आने से बहुत बड़ा फलदार पेड़ गिर गया था, उस संदर्भ में आया है। और कब आया? जब उसके नीचे एक आदमी दब गया। और किसने बोला है? ये एक क्लर्क ने बोला है। प्रश्न नंबर 2, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली। बिल्कुल हूबहू वही रिपीट है पंक्ति, यही पहले प्रश्न के अंदर लिखा हुआ था, यही 1.2 में। इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है। अब इस संवाद से हमें लोगों के संवेदन शून्य होने, संवेदन शून्य का मतलब होता है कि संवेदना बिल्कुल जो है माइनस हो चुकी है। संवेदन शून्य का मतलब क्या है? कि अंदर इंसानियत नाम की चीज या दया नाम की कोई चीज रही नहीं है। ये इस कथन द्वारा सिद्ध होता है। तो आपको ये लिखना है कि ये जो ऊपर कहा हुआ कथन है ना क्लर्क का, वो एक सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी का इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान, इससे पता चलता है कि हमारे देश के अंदर कर्मचारी कितने गैर जिम्मेदार है, कितने संवेदन शून्य है, जिसके अंदर कोई आदमी दबा पड़ा है उसकी बात नहीं करके और उस पेड़ के बारे में इस तरह की बातें कही जाए कि बेचारा पेड़ और ये गिर गया। तो कितना सेल्फिश होकर के बात कर रहा है क्लर्क कि यदि ये पेड़ गिर गया है तो अब हम जामुन कैसे खाएंगे, ये इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। तो इससे मानसिकता जो है ना वो पता चलती है कि क्लर्क से लेकर के जो बड़े ऑफिसर है उनकी संवेदनशीलता मर चुकी है, जो मानवीयता है वो मर चुकी है। प्रश्न नंबर 3, दबावा आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इसकी जानकारी? तो बिल्कुल इजी आंसर है इसका। ये जो उसने एक शायरी बोली थी कि माना कि तगाफुल हम नहीं करेंगे, ये बात पता चली उस समय कि दबावा आदमी क्या है? एक कवि है। वो लाइन आपको लिखनी इसके आंसर के अंदर कि तब तक हम खाक हो जाएंगे। बिल्कुल पाठ के एंड भाग के अंदर ही आया है। जब अचानक पता चलता है कि वो शायरियां बोल रहा है, गजलें बोल रहा है, तब उनको पता चला कि जो दबा हुआ आदमी है वो क्या है? एक कवि है। और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर इसके अंदर 2 मतलब आंसर देने हैं। पहले तो आपको ये बताना है कैसे पता चला कि वो कवि है, फिर दूसरे का इसका उत्तर देना है कि फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा, मतलब फाइल में चेंज क्या हुआ। तो वो जो शायरी बोली उससे पता चला कि वो क्या है? कवि है। और जैसे ये बात पता चली तो व्यक्ति का केस जो पहले दूसरे विभाग में था वो चला गया आपके कौन से विभाग में? कल्चर विभाग में। फाइल कहां चली गई? कल्चर विभाग में ही। कल्चर विभाग का मतलब होता है जो सांस्कृतिक विभाग होता है, इस तरह के कवियों वाला जो मामला होता है ना, वहां फाइल चलेगी। ये फाइल की यात्रा पर असर पड़ा। पहले जो फाइल है किसी और विभाग में थी और जैसे ही पता चला कि दबा हुआ आदमी क्या है? कवि है, तो फाइल वहां से ट्रांसफर होकर के कहां पर चली गई? कल्चर विभाग में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं कि पहले फाइल जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थी, लेकिन हॉर्टिकल्चर विभाग को उसने क्यों सौंपा? तो इसके पीछे ये है कि जो पेड़ था वो क्या था? फलदार पेड़ था। उन्होंने तर्क क्या दिया? जो कृषि विभाग है उसने कहा कि हमारा जो विभाग है वो तो केवल पेड़ पौधे इत्यादि से जुड़ा हुआ, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, और ये जो मामला है ये एक फलदार पेड़ से, और ऐसे मामले जो फलदार पेड़ वाले होते हैं, क्योंकि जामुन एक फल है और फल का पेड़ है, और फलदार पेड़ होने की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी जिम्मेदारी है, वो किसकी है? हॉर्टिकल्चर विभाग की। इसलिए उस कृषि विभाग ने बोला कि इसको हम किसको सौंप रहे हैं? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को। आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा हुई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? इसके अंदर भी आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, इससे आगे अलग। और पहले तो आपको विभागों के नाम लिखना है। सबसे पहला आपकी व्यापार विभाग है, उसके बाद कृषि विभाग है। कृषि विभाग का क्या लिखा है? एग्रीकल्चर, जो पाठ में नाम आया ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, उसके बाद मेडिकल विभाग यानी चिकित्सा विभाग, उसके बाद है कल्चर, कल्चर का मतलब है सांस्कृतिक विभाग, उसके बाद है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब है वन विभाग, और उसके बाद विदेश विभाग, फॉरेन डिपार्टमेंट। अब विदेश विभाग की बात क्यों आई? क्योंकि जब पता चला कि ये जो पेड़ लगाया गया है वो आज से 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो सारे विभागों से होकर के फाइल कहां पहुंच गई? विदेश विभाग में। क्योंकि जो इस तरह के जो मामले 2 देशों के बीच होता है, अपने देश से बाहर का कोई इशू होता है, तो वो जो फाइलें निपटती है, वो जो कामकाज देखते हैं, वो कौन देखता है? विदेश विभाग। तो यहां पर कई विभागों की चर्चा हुई। आपको विभागों के नाम लिखने हैं: व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, मेडिकल विभाग, कल्चर विभाग, फॉरेस्ट विभाग और विदेश विभाग। अब आगे क्या पूछा है कि पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? उनके कार्य के बारे में अंदाजा मिलता है कि हर एक विभाग का कार्य गैर जिम्मेदाराना है। मतलब आपने गैर जिम्मेदार मतलब जिम्मेदारी कोई नहीं है, किसी प्रकार का जिम्मेदारी का भाव उनके अंदर नहीं है। वे एक दूसरे के टालना चाहते हैं, एक विभाग दूसरे विभाग तक फाइल सौंप रहा है, केवल यही उनका व्यवहार था। कहानी में 2 प्रसंग ऐसे आए जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है? लोगों का संकल्प दोनों बार किस तरह भंग होता है? पहला तो माली और कुछ क्लर्क दबे हुए आदमी को निकालना चाहते हैं। पहला जो प्रसंग है वो यहां होता है, लेकिन वहां पर जो है सुप्रीडेंट आता है और ये कहता है कि मैं जो है अपने ऊपर के ऑफिसर से पूछ लेता हूं, इसलिए पहली बार ये जो है उनको निकालने का विचार रद्द हो जाता है। दूसरा प्रसंग कहां आता है? दूसरी बार जब फॉरेस्ट विभाग के लोग आरी कुलाड़ी लेकर उसको निकालने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वो पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री वाला कांड हो जाता है। तो दोनों उदाहरण आपको लिखने हैं। एक बार तो माली और कुछ क्लर्क मिल करके उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन तब मना कौन कर देता है? सुपरिटेंडेंट। वो कहता है कि मैं जो है सेक्रेटरी से पूछ लूं। दूसरी बार वन विभाग के लोग आरी और कुलाड़ी लेकर तैयार होते हैं, लेकिन तभी तक पता चलता है कि इस पेड़ को जो लगाया गया है वो पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया, तो इसको नहीं हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ करुणा का भी अंतर्धारा है? हास्य और देखिए व्यंग्य का तो पता चल गया। हास्य का मतलब जहां जिस बात को पढ़कर आपको हंसी आ जाए। करुणा का मतलब होता है कि जहां पर आपको मन में क्या हो जाए? दया, संवेदना, या आप भावुक हो जाओ। ऐसे दृश्य देखकर मन में क्या आते हैं? करुणा के। तो आप कई ऐसे यहां पर उदाहरण आए हैं जिससे करुणा का दृश्य पैदा हो जाता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि यदि पेड़ को नहीं काट सकते तो इस आदमी को 2 भागों में काट दीजिए, क्योंकि एक बार काट लेंगे और फिर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा इसको जोड़ लेंगे। तो वो जो दृश्य था ना, आप उदाहरण दे सकते हो, बाकी बहुत ही कारुणिक था। 7वां क्वेश्चन, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हां तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो इसका सीधा उत्तर देना है कि हम फैसले का इंतजार नहीं करते, क्योंकि एक व्यक्ति की जिंदगी का सवाल था। मैं वहां लोगों को इकट्ठा करता और हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता, क्योंकि एक व्यक्ति की जिंदगी और मौत का सवाल था। बाद में जो होता देखा जाता, लेकिन मैं जो शासन प्रशासन का फैसला था उसका इंतजार नहीं करता, लोगों को इकट्ठा करके वहां से उसको निकाल लेता। आगे बढ़ते हैं।
कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाए, निम्नलिखित में बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े सकते हैं। कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूरी होने की बात कही गई है। सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। तो उपयुक्त बिंदुओं से ये पता चलता है कि कुछ वैकल्पिक शीर्षक में पहला शीर्षक आ सकता है मेरे जीवन की फाइल, फिर अफसरों के चक्कर में चकराती फाइल, और तीसरा है फाइल से हुई मौत। ये 3 शीर्षक और आप रख सकते हैं। जैसे जामुन का पेड़ एक शीर्षक है और ये 3 शीर्षक आप और रख सकते हैं। उसके बाद भाषा की बात, जो बाकी क्वेश्चन थे वो तो पाठ से रिलेटेड थे, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। जैसे अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब क्या है? आवश्यक। उसके बाद आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, मेंबर यानी सदस्य, डिप्टी सेक्रेटरी का मतलब उप सचिव, मिनिस्टर यानी मंत्री, अंडर सेक्रेटरी यानी अपर सचिव, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि विभाग, और एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि विभाग। तो कुछ अंग्रेजी के शब्द है जिनका हिंदी रूपांतरण आपको करना है। नेक्स्ट है, इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली शायर जमा होना शुरू हो गए। एक संयुक्त वाक्य है। तो कुछ ऐसे संयुक्त वाक्य दिए हुए जिनको आपको क्या करना है? सरल वाक्य में बदलना है। यहां पर संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य में। जैसे माली ने अचंभे से मुंह में अंगुली दबा ली और चकित भाव से बोला, तो इसका सरल वाक्य क्या है? माली अचंभे से मुंह में अंगुली दबाकर चकित भाव से बोला। फिर दूसरा, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमिक मेंबर नहीं है, तो इसको सरल वाक्य में बदलेंगे, ओस के फूल का लेखक बड़ा कवि होते हुए भी हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। इस तरह यहां पर जो आपको संयुक्त वाक्य दिए हुए हैं, आप देखिए संयुक्त वाक्य में ज्यादातर क्या होता है? और का चिन्ह आता है यहां पर हर जगह, या फिर इसलिए से वाक्य जुड़ा हुआ होता है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है? कि जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, और, एवं, परंतु, लेकिन, बल्कि, या जैसे योजक शब्दों से जुड़े हुए हो और 2 या 2 से अधिक वाक्य हो तो होता है संयुक्त। जहां एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय हो और जिसमें साधारणतः बात को कही हुई हो, वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, साक्षात्कार अपने आप में एक विधा है। जामुन के पेड़ नीचे दबे आदमी फाइल बंद होने के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति का काल्पनिक साक्षात्कार करें। तो मतलब जो इंटरव्यू लेना है कोई भी एक कल्पनाओं से, जैसे क्या आप इस विभाग में सुप्रीडेंट है? वो सुप्रीडेंट बोलेगा हाँ। साक्षात्कार वाला क्या बोलेगा? तब तो आपको पता होगा कि आपके लॉन में एक पेड़ गिरा है, तो वो बोलता है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। साक्षात्कार क्या पूछेगा? आप इन्हें तो मालिक को पेड़ के हटाने के लिए रोका था। देखिए जनाब, हम सरकारी कर्मचारी है, इसलिए हमारे काम को नियमों के अंतर्गत करते हैं। तो साक्षात्कार लेने वाला, चाहे आपके दायरे में किसी जान चली जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते साक्षात्कार वाला। लेकिन क्या मैंने आपको बताया मैं कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकता? तो पूछने वाला पूछेगा ये कहाँ लिखा हो कि मरते हुए आदमी को फाइल जानी चाहिए? सुप्रीडेंट, मैं स्वयं निर्णय कैसे ले सकता हूं? काम मेरे विभाग संबंधित नहीं। ये मतलब एक काल्पनिक क्या है आपके सामने इंटरव्यू है। साक्षात्कार एक इंटरव्यू को बोलते हैं और इंटरव्यू एक बहुत बड़ी विधा होती है। तो बच्चों को इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया। इस प्रकार हमारा ये जामुन का जो पेड़ है वो पाठ पूरा हो गया है। बहुत जल्दी किसी अन्य वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से जो है इस पाठ को रीड करने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि उपयोगी सिद्ध हो सके। और यदि आप लोगों को ये पसंद आता है तो उसको अवश्य शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। बहुत जल्दी किसी अन्य नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद।